श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं वह दैनिक पंचांग से दिया जाता है। छवि तथा छवि ध्वनि और उदाहरण स्वरूप एक्सरसाइज करने हेतु जन्म तिथि का विवरण किसी महान हस्ती का, ये सारे गूगल से दिए जाते हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलतापूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध है और पंचांग और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम नित्य लघु रूप, इसका लघु रूप लघु पंचांग के रूप में पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम प्रस्तुत करते हैं और यह आपके सुझावों के अनुरूप आपने सराहा दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, स्थायी रूप से जो विराजमान होते हैं जिस नक्षत्र में, और आज जिस नक्षत्र में चंद्रमा गमन कर रहे हैं, दोनों का मिलान कर शुभता और अशुभता को देखते हैं कि आज का दिन उस खास व्यक्ति जिस नक्षत्र वाले विभिन्न नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए आज कैसा दिन। इसे हम ताराबलम कहते हैं। ये और मूलतः यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके द्वारा हम जातक के पूरे जीवन के बारे में विभिन्न ग्रहों के फल को देखते कैसा होने वाला है। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग चंद्रबलम इसे कहते हैं। यह जन्म राशि के अनुसार यानी चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से जन्म कुंडली में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा दिन रहने की। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध है। आज का चौघड़िया कैसा है, इस पर संक्षिप्त चर्चा करें। चौघड़िया के बारे में, चौघड़िया की उपयोगिता के बारे में और फिर आज के चौघड़िया से तो विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंकों के साथ हम खेलते हैं। कुछ अंक हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, कुछ नकारात्मक। कैसे अंकों को पहचाने कि हमारे लिए कौन कौन लाभदायक अंक है और अंकों अगर असंतुलित होते हैं तो हम अंकों को कैसे पहचाने और उसे संतुलित कैसे करें। तो दो भागों में पांचवा भाग। पहला भाग में अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त जानकारी, ज्ञानवर्धक बातें, और दूसरा भाग में आज विभिन्न तिथियों को, विभिन्न मास के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज कैसा दिन रहने की संभावना, अंक क्या बोल रहे, यह पांचवा और अंतिम भाग। तो हर भाग, हर प्रस्तुति महत्वपूर्ण है, इससे कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा और हो सकते तो कागज कलम भी रखे रहें ताकि नोट भी कर सके कुछ जो आपके लिए आगे आने वाले दिनों में उपयोगी हो। तो चलिए पर मुहूर्त पर चलते थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मुहूर्त हम जानते हैं कि यह जो मुहूर्त हुआ करता है, पंचांग जो हुआ करता है, पंचांग अपने आप में बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में बताता है, किंतु यह उससे कहीं बढ़कर है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए आइए पंचांग की हम भूमिका जीवन में
जो भूमिका उसकी है अहम है, और इसे देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के भागी बने। तो चलिए अब पंचांग के पहले भाग में आपको ले चलते हैं। और पहला भाग, जय श्री राम। जय श्री राम। पहला भाग आपके लिए, आपके समक्ष प्रस्तुत। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विश्व शो विक्रम संवत 2082, कलायुग और कलयुग का 5036वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:49 पर, सूर्यास्त 5:20 पर, और सनराइज एट 5:49 AM, सनसेट एट 5:20 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा का शुभ करें। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार शुक्रवार, तिथि दिन के 11:12 तक एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद द्वादशी जो भद्र तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 1:57 तक माघा, फिर पूर्वा फाल्गुनी। योग देर रात्रि 1:40 तक शुक्ल, तत्पश्चात ब्रह्म। करण दिन के 11:12 तक पौलव बालव, तत्पश्चात रात्रि के 11:42 तक पौलव, और फिर तक। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी शुभता कैसी। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक एकादशी तिथि है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, जो कि शुक्र। और तत्पश्चात जब द्वादशी तिथि होता है तो भोलेनाथ वृषारूढ़ नंदी पर सवार होते हैं, जो कि अविष्ट सिद्धि के लिए उपयोगी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:12 से 11:58 तक, अमृत काल दिन के 11:36 से 1:37 अपराह्न तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:30 से 2:16 अपराह्न तक। गोधूली बिला संध्या 5:30 से 5:45 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:10 से 12 बजे तक, यानी मध्य रात्रि तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निष्ठा मुहूर्त से हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में सबसे ज्यादा प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 10:08 से दिन के 11:35 तक, गुलिक काल प्रातः 7:15 से प्रातः 8:42 तक, यमगंड अपराह्न 2:27 से अपराह्न 3:54 तक, और वर्ण मुहूर्त रात्रि 10:32 से मध्य रात्रि 0:15 तक। गंडमूल प्रातः 5:49 से अपराह्न 1:57। तो ये रहे पंचांग आज के सुबह शुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो सूर्यदेव आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए वे वृद्धावस्था में हैं। कल बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आ जाएंगे, जब वे नीच के, और वहां से तुला राशि में उनके आने के पूर्व ही मंगल देव, बुध देव पहले से बैठे हुए हैं, चंद्रदेव पीछा कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मंगल, एक चूंकि तुला राशि संतुलन की राशि है, मंगल दो अग्नि राशियां वहां बैठ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कुछ निर्णय
जो विजडम है उसमें कुछ आवेश हो सकते हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो सूर्य देव आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसके 29 पर है, वृद्धावस्था की ओर है, कमजोर की अवस्था में। बृहस्पति देव कल राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी कमजोर अवस्था में। शनि देव वक्री होकर अपनी जो अंश है उसको खोते जा रहे हैं, इसलिए शुभ अवस्था में है। और शेष ग्रह शक्तिशाली है। राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 3 ग्रह है, तुला राशि में कोई ग्रह नहीं। शुक्र और बुध आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र बुध की राशि में, बुध शुक्र की राशि में। और राशि के अनुसार यदि देखें तो सूर्य देव की राशि में 2 ग्रह, शुक्र देव की राशि में 2 ग्रह, बुध देव की राशि में 3 ग्रह, और शेष ग्रहों की राशियों में कोई ग्रह नहीं। सॉरी, मंगल देव की राशि में, चंद्र मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में एक ग्रह है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव के नक्षत्र में बृहस्पति देव खुद, और मंगल देव तथा बुध देव है। शनि देव भी बृहस्पति के नक्षत्र में, और राहु देव भी बृहस्पति देव। इस प्रकार यदि हम कहें कि बृहस्पति के नक्षत्र में 5 ग्रह हैं, चंद्र शनि राहु बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। और आज जैसा हमने आरंभ में कहा, सूर्य देव अपराह्न 1:54 तक पर राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये रहे हमारे पहले भाग के प्रश्न। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यह नक्षत्र के अनुसार आज का दिन कैसा रहने की संभावना है, जिसे ताराबलम कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर यह बताता है, इस भाग से संबंधित है। और आपके समक्ष ताराबलम के समक्ष हॉरिजॉन्टल कॉलम में नक्षत्रों के नाम लिखे। ये नक्षत्र चंद्रमा के गोचर से संबंध है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं वह है। और ताराबलम के नीचे ही नक्षत्रों के नाम है वर्टिकल रोज में। यह नक्षत्र विभिन्न जातकों के लिए है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपकी जन्म कुंडली में है वह है। और इसे हम, जहां क्रॉस होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम आपके लिए, वही आज आपका आज के दिन होने की संभावना है। और वह आपके कैसा दिन होने की संभावना है यह बताता है। तो 9 परिस्थितियां हो सकती है। आपका आज का तारा जन्म में संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, धन, मित्र, अति मित्र हो सकता है। यदि आज आपका तारा जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में है तो वह अशुभता की ओर इंगित करता है, अशुभता की तरफ इशारा करता है। वही संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र है तो अशुभता की ओर इशारा करता है। यह मूलतः ताराबलम मूलतः चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, यानी आज के बारे में बताता है। किंतु यह जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है नवतारा चक्र। नवतारा चक्र पद्धति पूरे जातक के पूरे जीवन काल के बारे में बताता है, और सभी ग्रहों के बारे में बताता है, कौन से ग्रह शुभ फलदायी होंगे, कौन से अशुभ फलदायी। साथ ही साथ अगर यदि हमें पता चलता है यह कि कौन से ग्रह शुभ फलदायी हुए, कौन से अशुभ फलदायी, तो हम इसे दशा महादशा का फल जान सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति को अक्सर
आकलन कर सकते हैं, तो उनकी शुभता का आकलन कर सकते हैं, और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के साथ हमारा संबंध कैसा होगा वह जान सकते हैं, जो हमारे जीवन पर्यंत के लिए कारगर हो। ये सारी सूचनाएं हमें नवतारा चक्र पद्धति से मिलती है, जो कि अद्भुत पद्धति। नवतारा चक्र पद्धति मूलतः अब नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, बिल्कुल, जबकि नक्षत्र ही फल देते हैं ग्रहों का, यानी ग्रह नक्षत्र के माध्यम से ही अपना फल देते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रश्न यह उठता है कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं, फिर कैसे फलित करेंगे? कौन सा नक्षत्र किसका फल देंगे, किस ग्रह का? तो इसके लिए सभी 27 नक्षत्र को 3 भागों में बांटा गया। 1 से 9 तक पहला नक्षत्र, पहले श्रेणी, दूसरा 10वां से 18वां तक, और तीसरा 19वां से 27वां तक। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, तीसरा चंद्र, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। अब पहला नक्षत्र जो है हर समूह में से, यानी पहले में से पहला, दूसरे में से 10वां और तीसरे में से 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को होगा। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव हो गया। तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र सूर्य देव के स्वामित्व में गए। और इस प्रकार सभी ग्रहों को, बुध को 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र मिला। इस प्रकार सभी नक्षत्रों के साथ, सभी ग्रहों को नक्षत्रों के साथ जोड़ दिया गया, और यह सूची आपके समक्ष उपस्थित है। यह सूची इस तरह से बनी। इस सूची को आप सहेज कर रख सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए उपयोगी है। चर्चा करते हैं किसी एक नक्षत्र से। यदि आज शुक्रवार का दिन है, चलिए शुक्र के नक्षत्र से बात करते हैं। शुक्र के नक्षत्र जो होते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। यदि इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, तो उनके नक्षत्र स्वामी शुक्र बनते हैं और गणना वहीं से आरंभ होती है। यानी जातक का जन्म शुक्र के महादशा में हुआ होता है, इसके पूर्व जन्म में मृत्यु भी शुक्र की महादशा में हुआ होता है। इसलिए जन्म कुंडली जब भी निकालेंगे तो शेषांश जरूर रहेगा जहां दशा महादशा लिखा है, रेसिडुअल पोर्शन। तो शुक्र देव यहां से गणना जब आरंभ करेंगे तो पहला ग्रह जो होता है पीड़ादायक होता है, और तो घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। शुक्र देव में जन्मे जातक के लिए, शुक्र देव के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला ग्रह शुक्र देव तो खुद हो गए, उसके बाद दूसरा सूर्य देव, तीसरा चंद्रमा, चौथा मंगल, पांचवा राहु, छठा बृहस्पति, सातवां शनि, आठवां बुध, नौवां केतु। और यदि हमें पहले से मालूम हो गया कि ये ग्रह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, ये ग्रह कम संख्या बने, और फलित कैसे करते हैं? तो पहला ग्रह पीड़ा देता है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह शुभ फलदायी होता है, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अशुभ फलदायी होता है। तो यदि हमारे लिए हम अग्रिम रूप से यह जान पाए कि हम शुक्र में जन्मे जातक का, जो जातक है वह यह जान पाएगा कि हमारा कौन सा ग्रह सा शुभ फलदायी होगा आजीवन, कौन सा अशुभ फलदायी होगा। तो शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध और केतु शुभ फलदायी होने की संभावना, और वहीं शुक्र, चंद्र, राहु और शनि ये अशुभ फलदायी देने की संभावना है। तो आप बता दें कि दशा महादशा का फल कैसा होगा। तो शुभ दशा की महादशा के फल जब होगी
तो हम उसमें योजनाबद्ध तरीके से शुभ फलों का कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। और अशुभ फलदायी का जब होगा तो हम मानसिक रूप से अपने आप को उस चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, जो कि हमारे लिए शुभ फलदायी होगा। उसी तरह से जन्म कुंडली के ग्रह के बारे में भी देख सकते हैं कि भाग्य भाव का स्वामी होते हुए भी शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए चंद्रमा पीड़ा लेकर आ सकते हैं, पातक हो सकते हैं। और इसी तरह से यदि हमारे से संपर्क करने वाले, चाहे परिवार से व्यक्ति हो जिनके साथ हमारा संबंध होता है, परिवार हो, समाज हो, गांव हो, कार्यस्थल हो, यदि हमारा ऐसे व्यक्ति से जन्म मेरा संबंध होता है जिसका जन्म नक्षत्र, यानी जिनका जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में या शनि के नक्षत्र में या शुक्र के नक्षत्र में हुआ हो, तो हमारे लिए पीड़ादायक हो सकता है। वहीं सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए यदि उनसे पार्टनरशिप होती है तो संपत्ति के कारण। इस प्रकार हम ये लाभकारी जो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवा यानी शुक्र के जन्मे जातक के लिए यदि हम ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो सूर्य का जन्म सूर्य के नक्षत्र में, मंगल, बृहस्पति, बुध और केतु के नक्षत्र में हुआ हो, तो वह हमारे लिए लाभदायक होता है, अति लाभदायक होता है। और इस प्रकार हम सब कुछ नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, उससे हम जान सकते हैं। और इसीलिए नौ तारा चक्र पद्धति पर हम विशेष प्रस्तुति आपके समक्ष रखा, हमने कुछ विशेष चर्चा की, आपका समय लिया केवल इस ये बताने के लिए कि नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है। और नौ तारा चक्र पद्धति की अद्भुत पद्धति को देखते हुए हमने विस्तार रूप से YouTube पर अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, रोचक भी होगा। उसमें हमने भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखकर नौ तारा चक्र पद्धति से उनके संबंधों को, आपस के संबंधों को हम उसकी विवेचना की है। हो सकता है आपके लिए उनका। तो चलिए वापस आपको ले चलते हैं ताराबरण। आज का चंद्रमा 1:57 तक माघा नक्षत्र में है, उसके बाद वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाते हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। स्वाभाविक है कि जब ताराबरण यदि हम आज का दिन का देखें तो भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र होता है उसके लिए माघा नक्षत्र में अति मित्रता का है, यानी पहला भाग अति मित्र है और दूसरा भाग खुद पूर्वा भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र बनता है जो कि जन्म का नक्षत्र होता है, जो कि पीड़ादायक। और इस प्रकार कोई भी नक्षत्र में जन्म जातक का हम देख सकते हैं और विवेचना कर सकते हैं कि आज का उनका तारा क्या इंगित कर रहा है, क्या बता रहा है आपके लिए शुभता के बारे में। उसी तरह से पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि जन्म किसी जातक का हुआ है तो पहला भाग क्षेम है, दूसरा भाग प्रत्यय। यदि किसी जातक का जन्म रोहिणी, हस्ता या श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग अति पीड़ा का है, नैधन्य का है और दूसरा भाग फिर मित्र का है। और इस प्रकार हम आज कोई भी जातक अपने नक्षत्र को देखकर जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उसको पकड़कर आज कौन सा तारा आपके लिए तारा बलम किस तारा की तरफ इशारा कर रहा है, जरूर रखें शुभता का या अशुभता। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जब यदि, जैसा हमने आरंभ में कहा था कि जन्म आपका तारा जन्म विपक्ष प्रत्यय और नैधन्य में होता है, तो दैनिक कार्य में सावधानी रखें और नया काम कोई भी आरंभ न करें जिसमें आपको शुभता की आशा हो, उसको टालने का प्रयास करें। कब तक? जब तक कि आपके शुभ समय नहीं आते। और कोई भी जोखिम नहीं, चाहे उपाय के तौर पर, जब उपाय करेंगे आप उसका आज का तारा आपका अशुभ है तो उपाय कहां से लगेगा। लेकिन और भी ज्ञान की बात ये आपको बता दें कि उपाय जो भी हम लिखित बता रहे हैं वह उपाय केवल हमने
संकलन किया है, हम आपका उपयोग करने के लिए नहीं बोलते। इसकी इसके इसके इसकी क्योंकि यह पुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए जोखिम लेने के लिए नहीं कहेंगे। नहीं तो आपका कहीं नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं। फिर भी जानकारी के लिए, यदि एक तारा जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो प्याज, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का। किंतु फिर भी अंत अंत में भी बताता हूँ कि जोखिम न लें। आज यदि आपका तारा अशुभता की तरफ बता रहा है तो दैनिक कार्य में सावधान रहे, साथ ही साथ नया कार्य आरंभ कर जोखिम न लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में, जो कि नक्षत्र से हटकर वह राशि की ओर बताता है। यानी चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। आज सूर्य देव का राशि परिवर्तन है, चंद्र देव का राशि परिवर्तन नहीं है। इसलिए चंद्रमा उसी राशि जहां है, यानी सिंह राशि, क्योंकि चंद्रमा कल ही राशि में परिवर्तन किया। तो इस पद्धति को राशि से, चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह पद्धति चंद्र बलम कहलाती है। और चंद्र बलम के अनुसार आज मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अशुभता की तरफ इशारा कर रहे हैं चंद्रदेव। जोखिम नहीं लें, इष्ट देव का ध्यान। यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहेंगे कि आप फलित हमेशा जब भी देखें चंद्रमा चंद्र राशि के अनुसार देखें, यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं वही आपका राशि होता है। लगन जो पहला ग्रह होता है वो आपका लगन का होता है, न कि चंद्रमा का होता है। हाँ, यदि चंद्रमा उसी भाव में बैठा है, पहले भाव में, फिर पहली राशि आपकी वही होती है चंद्र राशि। तो इस तरह से आप देखें, नहीं तो भ्रमित होंगे और आपको फल सही नहीं नजर आए। लगन के अनुसार नहीं देखें, चंद्रमा अपनी राशि के अनुसार देखें, चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। इस तरह से तीसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। चौथे भाग में आपको लेकर हम आए हैं, यह है चौघड़िया। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ और अशुभ बहुत दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो, दैनिक कार्य से संबंध हो, या पहली बार काम किए जा रहे। हम कोई भी काम जब करते हैं तो उसमें शुभता की अपेक्षा ज्यादा रहती है। तो शुभता की अपेक्षा यदि ज्यादा रहती है तो ये, और आप उचित मुहूर्त नहीं भी देखना चाहते हो, लेकिन अपने कार्य में शुभता को कायम रखने के लिए, शुभता बनाए रखने के लिए आपको सलाह दी जाती है चौघड़िया जरूर कीजिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में चौघड़िया की यूटिलिटी। आप जरूर देखें, आपके लिए उपयोगी होगा। संक्षेप में यहाँ बता दें कि चौघड़िया कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। इस प्रकार 16 चौघड़िया होते हैं। 8 चौघड़िया जो दिन के होते हैं, चाहे रात के, चौघड़िया का नाम वही होता है। और चौघड़िया चूंकि 8 होते हैं और सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और दिन और रात में दोनों में आदि का चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार 8 चौघड़िया दिन और रात के होते हैं, यानी दिन में और रात में कोई एक चौघड़िया 2 बार आता है। इन चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया, और हर साप्ताहिक दिन का संबंध ग्रहों से है, क्योंकि हर दिन के शासक ग्रह अलग अलग हैं और हर ग्रह कोई विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त होते हैं और विशेष कार्य से संबंध रखते हैं, जिसको विशेष फलदायी होते हैं। इसलिए हर चौघड़िया दैनिक कार्यों के अलावा विभिन्न विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त हुआ करता है। दिन का चौघड़िया
राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित होता है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। यह जब भी असुरता से अधिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया का परित्याग करना शुभ कार्य के। दैनिक कार्य में सावधानी बरतनी चाहिए यदि अशुभ स्थिति। अब एक ज्ञानवर्धक बात बताता हूं इसमें, जो हमारा अपना अनुभव के आधार पर है, शोध के आधार पर। दिन का चौघड़िया, चूंकि दिन सूर्य देव का होता है और चौघड़िया सभी ग्रहों से संबंधित, तो सूर्य देव दिन भर सूर्य देव का जो दिन होता है, तो शनि देव का चौघड़िया जो भी होता है दिन का, वह काल बेला से ग्रसित। आप कभी भी किसी दिन के पुस्तक आप प्रस्तुति देख लें, आपको दिखेगा कि जो काल चौघड़िया है, काल चौघड़िया वह शनि से संबद्ध है, और शनि से जो संबद्ध चौघड़िया है, शनि देव से संबद्ध, वह काल बेला से ग्रसित करता है। वहीं रात्रि का चौघड़िया चंद्रदेव का होता है। चंद्रदेव का रात्रि चौघड़िया होता है, और बुध देव को चंद्रदेव से शत्रुता रहती है, इसलिए लाभ चौघड़िया रात्रि में काल रात्रि से ग्रसित। यह हमारे शोध का है, अनुभव के आधार पर है, किसी किताबों में नहीं। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसा है। आज का चौघड़िया जो बताता है, क्योंकि शुक्र देव का दिन है, चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। और जैसा हमने कहा था, तो आपको आज का चौघड़िया से संबंध रखते हैं। आज का चौघड़िया आज का चौघड़िया जैसा हमने कहा था आपको, काल चौघड़िया असुरता से अधिव्याप्त है। आज का चौघड़िया अमृत चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया राहु काल और काल बेला से ग्रसित है। और रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। शेष चौघड़िया चूंकि शुक्रवार का दिन है, चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, चर चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। रात्रि का रूप चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, रात्रि आरंभ हो रहा है, और रात्रि का समाप्ति रूप चौघड़िया से। इस प्रकार हर चौघड़िया आपके लिए महत्वपूर्ण है। अमृत चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया काल बेला और राहु काल दोनों से ग्रसित है, इसलिए ये तीन चौघड़िया शुद्धता से अधिव्याप्त है, इसका परित्याग करना। तो इन शब्दों के साथ आपको ले चलते हैं पांचवें भाग में। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंधित होता है। इसके दो भाग हैं, अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा, ज्ञानवर्धक और रोचक बातें, और अंक दूसरा भाग आज अंक क्या बोल रहे हैं विभिन्न तिथि को, विभिन्न माह के विभिन्न तिथि में जन्मे जातकों संकेत क्या दे रहे हैं आज के दिन के बारे में, दिन की शुभता के बारे में। तो अंक ज्योतिष में अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं, और अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। यानी सिंगल डिजिट के अंक ही हम उपयोग में लाते हैं। जब भी हमें कोई ऐसा अंक मिलता है जिसमें 2 से ज्यादा अंक होते हैं, तो उन अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, सिंगल डिजिट में परिवर्तित कर लेते हैं। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 के अंक पर देखें गौर से, तो 1 से 9 तक के अंक में पांचवा अंक ऐसा होता है जो तो सभी अंकों के बीच में आता है, इसलिए यह अपने से आने वाले पूर्व के अंक और बाद के अंकों को संतुलित कर रखता है। तो जब भी अंक असंतुलित होते हैं, तो कोई अंक खोजे या न खोजे, पांचवा अंक यदि हमारे पास है तो वह हमें संतुलित करता है। इसलिए कहा गया है 2025 में जिसका जन्म हुआ है, जिस जातक का, उसे 5 अंक स्वतः ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त हुआ।
अंक ज्योतिष में ये अंक जितने हुए 1 से 9, ये सभी के शासक ग्रह विभिन्न ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और यदि इन अंकों को देखा जाए तो इनकी उपयोगिता के अनुसार इन्हें अंकों की दुनिया में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। 1 को राजा से या सरकार से, 2 को रानी से या पार्टनर से, डिप्लोमेट से, 3 को गुरु से या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम नहीं मानने वाले व्यक्तियों से, हाईली डिप्लोमेटिक पर्सन से, यानी झूठ बोलने वाले, जिसे झूठ पकड़ा न जाए, 5 राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख साधन जुटाने वाले या प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 8वां को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिसे ईश्वर ने वरदान दिया है किसी भी घटना का जिसे पूर्वाभास हो। 9 समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर और न्यायाधीश से। 9 को सेनापति से, डॉक्टर से, पुलिस से, खून से। इस प्रकार सभी अंकों के बारे में हम जान सकते हैं और सभी अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है। और यदि इन अंकों को देखा जाए जिनके नाम के अनुसार, तो हम अंक का आपस में संबंध कैसा है इसका भी आकलन कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप 1 और 2 का संबंध, राजा और रानी का संबंध कैसा होगा? मित्रता का होगा। राजा को गुरु से मतलब है, रानी को गुरु से मतलब नहीं है, तटस्थता की होगी। वहीं रानी शरारती तत्वों से दूर रहनी चाहिए, इसलिए दोनों में वैमनस्यता होगी। एक शरारती तत्व दूसरे शरारती तत्व से दूर रहता है, इसलिए 4 को 4 से वैमनस्यता होगी। और इस प्रकार सभी अंकों को की मित्रता और शत्रुता यहाँ आकलन कर सकते हैं। वैसे हम इसकी सूची आपको अलग से उपलब्ध कराएंगे इसी प्रस्तुति में, थोड़ा धैर्य रखें। अब आप देखें कि इस जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त होते हैं कुछ अंक उपहार के रूप में, और ये उपहार स्थायी होते हैं क्योंकि ये बदलते नहीं। और वह उपहार होता है जन्म तिथि के रूप। जन्म तिथि का जो अंक होता है वो स्थायी होता है, और यह हमारे आंतरिक जो व्यक्तित्व है, हमारा जो चरित्र है वह भी बताता है और हमारा भविष्य भी बताता है। इन अंकों में सभी छुपे हैं। 17-10-1965 एक हम किसी व्यक्ति का लिए हैं जो जो आप जो मशहूर व्यक्ति रहे हैं उनका हम जन्म तिथि लिया है, आज उनकी जन्म तिथि। तो उदाहरण स्वरूप एक्सरसाइज के लिए लिया है, कोई हम इस पर टिप्पणी उनके जन्म तिथि पर नहीं कर रहे हैं। हाँ, उन्हें बधाई देते हैं उनके जन्म तिथि पर, लेकिन हम केवल एक्सरसाइज के तौर पर इसका उपयोग करेंगे ताकि आपके साथ सभी अंकों का, यदि हम प्रतिदिन एक अंक लेते हैं तो सभी अंकों से हम जुड़ते हैं और उसका आकलन होता है। तो 17 तारीख आज का जन्म तिथि है, और जब आप देखें 17-10-1965 इनका जन्म तिथि है। और आप इसमें देखेंगे, जब हमने कहा था पहले कि जब भी दो से ज्यादा अंक मिलते हैं तो उन अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। तो 17 तिथि को यदि जोड़ते हैं, क्योंकि जिस ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो अंक हुए वो तिथि, माह और वर्ष, ये 3 अंक हमें मिलते। तिथि को जोड़कर जब हम एकल अंक बनाते हैं तो वह ड्राइवर कहलाता है, वह मूलांक कहलाता है। और तिथि, वर्ष और माह को तीनों को जोड़ते हैं और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह भाग्यांक कहलाता है। इन्हें जोड़ने की प्रक्रिया यह है कि हर को पहले एकल अंक में परिवर्तित कर तब जोड़ा जाता है। तीनों को एकल अंक में, हर अंक को जब भी जोड़ने की बात कही जाए कि तिथि माह को जोड़ें, तिथि माह वर्ष को जोड़ें, तो सभी को एकल अंक में पहले परिवर्तित कर तब फिर जोड़ते हैं और पुनः फिर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। तो 17 तारीख को एकल अंक में परिवर्तित किए, और जब किए तो वह 8 आया, और 8 आने पर एक और 7, यह इनका मूलांक बनता जाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। कंडक्टर तिथि माह और वर्ष तीनों को जोड़ते हैं तो वो 8 बनता है, पहले से एक माह से बनता है, और 3
वर्ष से बनता है। और यह उस तीनों मिलाकर फिर 12 होते हैं, और 1 और 2 को जोड़कर 3 होते हैं एक अंक में परिवर्तित कर। तो यह कंडक्टर होता है जिसे भाग्यांक है। कुछ और अंक इससे निकलते हैं। एंजल नंबर निकलता है जो वर्ष से निकलता है, वर्ष के अंकों को जोड़े, वर्ष के अंकों को यदि हम जोड़ते हैं तो वर्ष का अंक जोड़ करके हम और यहाँ पर कर चुके हैं। 3 आता है वर्ष को एक अलग में परिवर्तित करने पर। और पुरुष के लिए 11 से उसे घटा देते हैं, महिला के लिए उसे 4 जोड़ देते हैं। तो यदि पुरुष है तो 11 माइनस 3, 11 घटाओ में से 3 घटाएंगे 8 बचेगा। और महिला है 4 में से 3 जोड़ेंगे 7 बनेगा। उसी तरह से हमारा बाहरी व्यक्तित्व कैसा होता है, हम दुनिया को क्या देखते हैं, हम अपनी क्या दुनिया पर छवि छोड़ते हैं, वह जो निकलता है तिथि और माह को जोड़कर। तो तिथि और माह को जोड़कर जब हम जोड़ते हैं तो वह एक अंक बनता है, और वह जोड़कर हम अंक निकालते हैं और वह एक अंक बनता है। अब इसे 8 और 3 इसके इनका मूलांक हुआ। और यदि हम वो 8 मूलांक भाग्यांक 3, और एंजल नंबर यदि हम निकालते हैं इसका तो 11, यदि पुरुष के लिए है तो 8, महिला है तो 7। और अगर व्यक्तित्व अंक निकालते हैं जो भविष्य एटीट्यूड नंबर जिसे कहते हैं, अचीवमेंट नंबर कहते हैं, वह अभी 8 बनता है। अब आप ये स्थायी सभी अंक होते हैं। अब यदि अंकों में असंतुलन होता है तो हमको ऐसे अंक की व्यवस्था खुद करते हैं जिसे डायनेमिक अंक कहा जाता है, जिसे हम चुनते हैं। जैसे मोबाइल अंक हुआ, तो मोबाइल अंक ऊर्जा देता है, लेकिन मोबाइल अंक को हम बार बार बदल सकते हैं। 1 से 2 मोबाइल भी रखते हैं कुछ अंक। एक अंक आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा ऊर्जा दे रहा है, एक ऊर्जा उतना अच्छा नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे निजी दुनिया में नाम ऐसा होता है, नामांक ऐसा होता है जो कि पूरे जीवन भर हमें ऊर्जा देता है, जीवन पर्यंत ऊर्जा देता है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि नामांक कैसे ऊर्जा देता है। ये इसमें तो अक्षर होते हैं। जी हाँ, अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं। और यही अंकीय मूल्य अक्षरों को, नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर हम इनका अंक नामांक निकालते हैं। हम हमेशा याद इस बात को रखना चाहिए कि जो मूलांक और भाग्यांक मुख्य है। अंक शास्त्र में 1 से 9 तक का अंक, जन्म तिथि, मूलांक और भाग्यांक, यही इसके मुख्य बिंदु हैं। अब यदि इनके मूलांक और भाग्यांक से हम हमेशा देखते हैं कि नाम का जो पहला अक्षर हो वह भी इनका शत्रु अंक न दे, और नाम का नामांक जो हुआ वह भी शत्रु अंक नहीं दे। तो हमने आज जो जिस व्यक्ति का जन्म तिथि लिया है वह संजय कपूर का है। हमने केवल पहला नाम लिया है, कपूर नहीं जोड़ा है इसमें। लेकिन संजय कपूर को भी जोड़ेंगे तो 3 आता है, वो नामांक निकलता है। तो संजय कपूर का यदि हम यहाँ पर जोड़ें तो 3 मूलांक का भी नामांक आता है, 3 भाग्यांक से संबंध रखता है। अब हम इसको देखेंगे कि यह शत्रु अंक में आता है या नहीं। तो चलिए शत्रु अंक से वाकिफ हो, आप देखें आपके समझ शत्रु अंक प्रस्तुत। तो 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। इस प्रकार यदि हम देखें तो जातक का जो इनका मूलांक बनता है 8, 8 का शत्रुअंक 3 नहीं है। 8 का शत्रुअंक 8 से स्वयं है, लेकिन 3 नहीं है। इसलिए जो इनका भाग्यांक बनता है, इसलिए दोनों में शत्रुता नहीं। उसी तरह से 3 का शत्रु यदि हम देखें तो 6 बनता है, 8 नहीं बनता है। इसलिए कोई भी इस जातक को भविष्य में जो 8 का अंक है, 1 2 9 4 8, ये ऐसा अंक नहीं आना चाहिए।
अब ये मुंबई में रहते हैं, वह 9 अंक देता है, जो कि शत्रु है, वह इनके साथ तालमेल नहीं खाता। तो इस तरह से हम शहर का नाम का भी हम शहर का अंक निकाल सकते हैं। मकान का यदि उसमें अल्फाबेट है तो निकाल सकते हैं। गाड़ी में अल्फा न्यूमेरल दोनों यूज होते हैं, इसलिए दोनों को जोड़कर तब गाड़ी का हम अंक निकालते हैं और इस तरह से उसको उपयोग करते हैं। ये सूची आपके लिए महत्वपूर्ण है। नवजात शिशु यदि है तो उसका नाम हम ऐसा फिक्स करें ताकि वह उसका नाम का पहला अक्षर मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो, और नामांक भी ऐसा हो जो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। यह आप निश्चित करें और यही हमारा लक्ष्य है आपको बताने का। विस्तृत चर्चा एडवांस न्यूमरोलॉजी में करेंगे। मोबाइल अंक भी बहुत तरह के ऊर्जा देते हैं, लेकिन संक्षेप में यदि आप डेली के यूज के लिए आप देखें तो इतना काफी है। आप इसी से हम निकालते हैं कि आज का दिन कैसे संकेत दे। तो चलिए, ये प्रस्तुति इतनी ही। और आज अंक क्या कह रहे हैं विभिन्न तिथि को जन्मे जातक, विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के। तो आज का दिनांक 17/10/2025 है। पूर्णांक आज का 8 बनता है, भाग्यांक 9 बनता है। 9 सेना से संबंध है, डॉक्टर से संबंध है, पुलिस से संबंध है। और इसका संबंध किसी भी व्यक्ति से अच्छा नहीं हो सकता, केवल सरकार से, राजा से। इसलिए 9 का संबंध मित्रता का केवल एक से है, सरकार से है। इसलिए 1/10/1928 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह के, उनके लिए आज दिन बहुत उत्तम हो। तटस्थता का संबंध 5/14/23 चूंकि मरकरी है और ये बैलेंस करता है, इसलिए इनके साथ तटस्थता का है। और कोई भी हो सुख सुविधा तो चाहिए, तो 6/15/24 के साथ भी इनका तटस्थता का संबंध होता है। 6 अंकों के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं होता, इसलिए संकेत जो अंक दे रहे हैं अन्य अंकों के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यही अंक आज के बोल। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हर प्रस्तुति आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। और सभी से आपसे आग्रह है कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि सभी का कल्याण, सभी लाभ उठा सकें इस प्रस्तुति का। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।